नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर राजभवन में होगा। इससे पहले रविवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगा दी गई। उन्हें बतौर गुजरात का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। भूपेंद्र पटेल की शपथ ग्रहण समारोह में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे गांधीनगर पहुंचेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। आज बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका चेब्रेवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। भवानीपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं प्रियंका चेब्रेवाल का कहना है कि वो बंगाल के लोगों के लिए लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। कुशीनगर में एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। आज पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कुछ खास लोगों की हुई कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केंद्र कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगा। रायबरेली दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अचानक अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने अमेठी के तिलोई स्थित टोडरपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने उन परिवार से बात की जिनके बच्चे 6 सितंबर को दीवार गिरने से मौत हो गई थी। प्रियंका ने परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया। खुर्शीद के मुताबिक यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करने से इनकार किया। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में एक और नेता ने कैप्टन सरकार पर सवाल उठाया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह ढिल्लों ने सरकार हर मोर्चे पर सरकार को विफल बताया। कहा कि सरकार ने दलित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति घोटाले के दोषियों और जहरीली शराब से हुई मौत के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचेंगे। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी रहेंगे। दोनों नेता सबसे पहले रामलीला के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा, जिसमें उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाया। खत में वरुण गांधी ने सीएम से मांग की है कि 2021-22 के लिए गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए और इसी के साथ ये भी बताया कि किसानों को घाटे में गन्ना बेचना पड़ रहा है। यूपी के मुरादाबाद से एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया। कुछ लोगों ने शख्स को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। ये बताया जा रहा है कि युवक पर लोगों ने चोरी का आरोप लगाया। वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने 7 आरोपियों को पकड़ा है। शनिवार को भी सीबीआई ने हिंसा के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई में 16 साल की लड़की के सुसाइड करने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लड़की का अपने भाई के साथ मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में लड़की ने चूहे मारने वाली दवाई खा ली। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मां बेटी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में मौत का कारण भूख बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का खुलासा होगा। बताया जा रहा है कि मां बेटी गांव वालों की मदद से गुजर बसर करती थी। अफगानिस्तान मामले को लेकर आज यूएन हाई लेवल मीटिंग करने वाला है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान की गंभीर जरूरतों को उजागर करने और देश के लोगों की मदद के लिए बैठक करेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक वित्तीय सहायता और कार्यों पर जोर देने से लेकर भी मीटिंग चर्चा होगी।
पाकिस्तान आज से काबुल के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने वाला है। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल हफीज खान ने बताया कि फ्लाइट फिर से शुरू करने के लिए सभी तकनीकी मंजूरी मिल गई है। पहला कमर्शियल प्लेन इस्लामाबाद से काबुल के लिए आज रवाना होगा। स्विट्जरलैंड में धन और प्रॉपर्टी रखने वाले कुछ और भारतीयों का खुलासा होने वाला है। स्विट्जरलैंड तीसरी बार भारत के साथ ये जानकारी साझा करेगा। इससे पहले सितंबर 2019 और सितंबर 2020 में जानकारी साझा की जा चुकी है। स्विट्जरलैंड इस महीने ऑटोमेटिक सूचना आदान प्रदान समझौते के तहत जानकारी साझा करेगा। आतंक विरोधी अभियान में तैनात भारतीय जवानों को तालिबान और उनके तौर तरीकों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सीमा पर खड़े हर जवान को तालिबान के इतिहास और उससे जुड़ी गतिविधियों को जानना जरूरी है, जिससे उनसे लड़ा जा सके। अफगानिस्तान को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप का कहना है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सम्मान, गरिमा, ताकत और जीत के साथ बाहर निकलना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी। अब आयकर दाता 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत भारत सरकार डिजिटल पेमेंट पर भी जोर दे रही है। भारत में निम्न वर्ग और छोटे व्यापारियों में डिजिटल पेमेंट को लेकर काफी रुचि है। ऐसे में केंद्र सरकार अब रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल पेमेंट से जोड़ने जा रही है और उन्हें डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करने और लेने की ट्रेनिंग देगी। केंद्र सरकार ने यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्दी आपके पास आधार जैसा यूनिक हेल्थ कार्ड होगा जिसमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी, जिसके बाद आपको दूसरे राज्य या शहर में जाने पर भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर से रोहतांग दर्रे पर अटल सुरंग में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। टू व्हीलर सवारों से 50 रुपए, कारों से 200 रुपए, एसयूवी और एमयूवी से 300 रुपए, बसों और ट्रकों से 500 रुपए लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टैक्स न केवल बाहरी टूरिस्ट गाड़ियों से वसूला जाएगा बल्कि लाहौल की नहीं, किश्तवाड़ और पांगी जाने वाले वाहनों को भी टैक्स देना होगा। देश के ज्यादातर बैंक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए भी लोन देते हैं, लेकिन काम की खबर यह है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25% ब्याज दर पर इसके लिए लोन दे रहा है, जो अन्य बैंकों की तुलना में कम है। अब बड़ी खबर की बात करेंगे। भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में राजभवन में दोपहर 2:20 पर होगा और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री, जिनका गुजरात से पुराना नाता रहा है, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह दोपहर करीब 12:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कई दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। भूपेंद्र पटेल, विजय रूपाणी के बाद भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2:20 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भी बीजेपी के कई बड़े नेता यहां मौजूद रहेंगे। तो गुजरात बीजेपी के लिए कितना अहम राज्य है, यह बताने की जरूरत नहीं है। विकास की बात होने पर गुजरात मॉडल का जिक्र होता है और इसी गुजरात में अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्टी का चेहरा बदल दिया है। विजय रूपाणी की विदाई के बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो आज दोपहर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में जब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया तो डिप्टी सीएम नितिन पटेल से लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया तक के नाम अगले सीएम की रेस में बताए जाने लगे। नए मुख्यमंत्री के ऐलान के पहले नितिन पटेल ने ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो अनुभवी और गुजरात में लोकप्रिय हो। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने जैसे सरप्राइज की तैयारी कर रखी हो। गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान कर दिया गया। हमारे घाटलोड़िया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है
और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहें। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। घाटलोडिया से विधायक भूपेंद्र पटेल वैसे तो 2017 में पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की। वो यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के करीबी हैं और उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। किस तरह की छवि और किस तरह से आप गुजरात को जब नया कप्तान मिला? स्वच्छ प्रतिभा, अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा नेता, उसके विधानसभा में हो चाहे कॉरपोरेशन में नगर सेवक के रूप में हो या वाड़ा के चेयरमैन, वाड़ा बहुत बड़ी बात है। कॉरपोरेशन का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अहमदाबाद का, वो भी बड़ी बात है। उसमें उसने सफलतापूर्वक वो काम किया है, दायित्व निभाया है और ये दायित्व भी सफलतापूर्वक निभाएंगे। भूपेंद्र भाई पटेल की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही अनुभवी कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हमारे पार्टी के हैं, जिन्होंने अलग अलग चुने हुए स्थानों में भी प्रतिनिधित्व किया है। संगठन का भी उन्हें बहुत बड़ा अनुभव है। बीजेपी को भी अंदाजा है कि आने वाले चुनाव में वो पटेल वोटों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। कांग्रेस ने पहले ही हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है। भूपेंद्र पटेल को चुने जाने की ये भी एक बड़ी वजह है। भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं, जिसकी राज्य में अच्छी खासी जनसंख्या है। गुजरात में तकरीबन 4 करोड़ 35 लाख मतदाताओं में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता पटेल पाटीदार बिरादरी से हैं। यानी पाटीदार मतदाताओं की संख्या 22 से 23% है। यही वजह है कि गुजरात में 16 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और उनमें 7 बार पटेल मुख्यमंत्री गुजरात की गद्दी पर बैठे हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम चुने जाने के बाद उनके समर्थकों में जमकर जश्न का माहौल देखा गया। आतिशबाजी भी हुई। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी का अंदाजा मीडिया के साथ साथ उनके परिवार तक को नहीं था, इसलिए उनके घर में पहले से जश्न की कोई तैयारी नहीं हो पाई। हालांकि उनकी पत्नी कहती हैं, दिवाली वक्त के पहले आ गई। एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, लेकिन जब उसका नाम आया ना तो हमको बहुत खुशी हुई थी। आज किस प्रकार का घर पे माहौल है, क्या क्या प्रिपरेशंस उनके लिए की गई है? आज तो हमारे घर पे दिवाली जैसा माहौल है। और क्या क्या खास तैयारियां की हुई है जब यहाँ पे आएंगे? क्या करेंगे, हमको मालूम ही नहीं था, एकदम सडनली नाम आया तो क्या क्या तैयारी की होगी। भूपेंद्र पटेल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गुड बुक में माने जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये मौका एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिन 2 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए सबसे अहम हैं, उनमें यूपी के अलावा गुजरात भी शामिल है। राजभवन के अंदर एकमात्र शपथ ग्रहण समारोह नव नियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का होगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आने वाले दिनों के अंदर 2 से 3 दिनों में गुजरात सरकार का नया कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है वो भी बनके तैयार हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ, अहमदाबाद। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित कोयला घोटाले में आज टीएमसी के महासचिव पार्थो चट्टोपाध्याय की पेशी की बारी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पार्थो चट्टोपाध्याय को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सीबीआई की नवंबर 2020 में दर्ज एक एफआईआर के बाद पीएमएलए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से करोड़ों रुपए की कोयला चोरी के आरोप हैं। इसी मामले में पिछले दिनों सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ हो चुकी है और उन्हें भी ईडी ने 21 सितंबर को कुछ दस्तावेजों के साथ फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य आरोपित है। ईडी का दावा है कि अभिषेक बनर्जी को इस कोयला चोरी से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है।
हालांकि टीएमसी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से केंद्र सरकार की तरफ से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और टीएमसी के नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब में किसानों के बहाने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की है। सिद्धू ने अमरिंदर सिंह सरकार से मांग की है कि निगमों के जरिए तिलहन और दलहन की फसलों की खरीद की जाए। इसके अलावा सिद्धू ने कहा है कि किसान संगठन के आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद किसानों के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे उन्हें भी वापस लिया जाना चाहिए। सिद्धू ने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी। इस बीच पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह ढुल्लो ने भी अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए पंजाब सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। ढुल्लो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि अमरिंदर सरकार दलित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति घोटाले के दोषियों और जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने में पूरी तरह फेल रही है। ढिल्लो यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि अमरिंदर सरकार न तो रेत खनन माफियाओं पर नकेल कस पाई और न ही पंजाब में नशे के काले कारोबार पर लगाम लगा पाई। ये तस्वीर किसी तालाब या फिर नाले की नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुंडका इलाके की है। 2 से 3 फुट तक भरे इस गंदे पानी के बीच जाने वाले ये वो बच्चे हैं जो अपना नीट का एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को नीट की परीक्षा के लिए मुंडका का MR भारती स्कूल भी एक सेंटर था, लेकिन ये सेंटर जहाँ पर था वो एक दिन पहले हुई बारिश की वजह से तालाब बन गया था। जिस गली में ये स्कूल है वो गली एक दिन पहले हुई बारिश की वजह से पानी में डूबी हुई थी। हालात ये थी कि बारिश का पानी स्कूल के अंदर तक भरा हुआ था और इसी भरे हुए पानी के बीच से मजबूर बच्चों को जाना पड़ा। स्कूल की तरफ से यहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। पहले घुटने तक भरे पानी से बच्चे किसी तरह से स्कूल तक पहुँचे और फिर उसी हालात में अपना एग्जाम रूम खोजा। इस अफरा तफरी की वजह से कई बच्चे ऐसे भी मिले जो समय से अपना एग्जाम भी देने नहीं पहुंच पाए। ऐसी हालात में इस तरह के सेंटर का चुनाव करने से पहले एग्जाम कराने वालों को फिर से सोचना होगा, ताकि आगे से किसी बच्चे का एग्जाम छूट न पाए। यूपी के मुरादाबाद में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि ये लड़का दुकान में खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स चुराता था, जिससे बाद में वहां के लोगों ने उसे मौके से ही पकड़ा था। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आरोपी लड़का एक पेड़ से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा शख्स एक लकड़ी के डंडे से उसकी पिटाई कर रहा है। बीच बीच में लोग उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर वो दोबारा इलाके में दिखाई दिया तो फिर उसी तरह से पीटा जाएगा। ये पूरा मामला मुरादाबाद में टीपी नगर इलाके का है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत पिटाई करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। अपनी इस चिट्ठी में बीजेपी सांसद ने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि यूपी के किसानों के लिए सरकार गन्ने के दाम कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल किए जाएं। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि प्रदेश में किसानों की आर्थिक समस्याओं और गन्ने की लागत बढ़ने की वजह से अब न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने यूपी सरकार से मांग की है कि गन्ना किसानों की बकाया राशि का भी भुगतान करने के लिए सरकार की तरफ से जल्द व्यवस्था की जाए। वरुण गांधी ने बटाईदारी पर खेती करने वाले गन्ना किसानों को भी शुगर मिलों में गन्ना आपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की है। डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के बीच वरुण गांधी ने कृषि इस्तेमाल के लिए डीजल के दामों में प्रति लीटर 20 रुपए की सब्सिडी देने की मांग की है। इससे पहले मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के दौरान भी ट्वीट कर केंद्र सरकार से किसानों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोविड-19 वायरस नहीं है बल्कि एक बैक्टीरिया है जो शरीर में खून का धक्का बना देता है और जिसकी वजह से मरीज की जान चली जाती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सिंगापुर में कोविड संक्रमित बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। जब इस बात का खुलासा हुआ, क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस पोस्ट की सच्चाई, जानिए हमारे खास सेगमेंट फैक्ट चेक में। एक तरफ देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में कहा जा रहा है कि कोविड-19 के फैलने का कारण बैक्टीरिया है, ये कोई वायरस नहीं है। और इस पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 का इलाज एंटीकोएगुलेंट दवा जैसे एस्पिरिन से ठीक हो सकता है।
सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कई ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि अब ये पोस्ट हर तरफ फैल चुका है। सोशल मीडिया पर हर जगह सर्कुलेट हो रहे इस पोस्ट में कई दावे किए जा रहे हैं। दावा नंबर 1, कोविड-19 वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है। दावा नंबर 2, कोविड-19 बैक्टीरिया की वजह से खून का धक्का जम जाता है और इसी वजह से जान चली जाती है। दावा नंबर 3, सिंगापुर पहला देश है जिसने कोविड-19 से संक्रमित बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। दावा नंबर 4, कोविड-19 का इलाज एंटीकोएगुलेंट दवा जैसे एस्पिरिन से संभव है। टाइम्स नाउ नव भारत ने वायरल पोस्ट के तह तक जाके इन दावों की हकीकत जानने का मन बनाया। टाइम्स नाउ नव भारत की फैक्ट चेक टीम ने इस पोस्ट से संबंधित सभी विभागों से संपर्क साधा। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर ने हेल्थ मिनिस्ट्री से संपर्क किया और उनको वायरल हो रहे इस पोस्ट और पोस्ट के दावों के बारे में बताया। सरकार की तथ्य जांच शाखा और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से ये जानकारी दी गई कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो फेक है और उसका सच से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर ने जब इस खबर से जुड़ी परत को कुरेदना शुरू किया तो पता चला कि सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी तरफ से किसी कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और जो दावा किया जा रहा है वो सरासर झूठ है। साथ ही कोविड के इलाज के प्रोटोकॉल में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हमारे फैक्ट चेक में कोविड-19 के वायरस की जगह बैक्टीरिया होने और एस्पिरिन से इसका इलाज होने का दावा झूठ साबित हुआ। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से आता है तो उसे आगे ना बढ़ाएं और कोरोना से बचने का हर तरीका जरूर अपनाएं। वैक्सीन की डोज लगवाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ख्याल रखें। फैक्ट चेक टीम, टाइम्स नाउ नव भारत। और अब आप देखिए आपके काम की खबर। क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि अब क्या होगा? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। केंद्र सरकार की तरफ से आयकर रिटर्न भरने की नई तारीख जारी कर दी गई है। आयकर दाता अब 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले ITR फाइल करने की तारीख 30 सितंबर 2021 तक थी। इससे पहले भी कोरोना की वजह से इनकम टैक्स भरने की तारीख आगे बढ़ाई गई थी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया था। आमतौर पर हर साल करदाताओं को 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। क्या आप अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट को संभालते हुए परेशान हो गए हैं? अगर हाँ, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यूनिक हेल्थ ID कार्ड बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही आपके पास आधार जैसा यूनिक हेल्थ कार्ड होगा, जिसमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी। अब आपको दूसरे राज्य या शहर में जाने पर भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी इसी महीने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में डॉक्टर्स, अस्पताल, लैब और केमिस्ट तक की जानकारी दर्ज होंगी। अब आपको बता देते हैं कि ये हेल्थ कार्ड बनेगा कैसे। योजना की घोषणा होते ही गूगल प्ले स्टोर पर NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप आ जाएगा, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका एक 14 डिजिट यूनिक ID होगा। कोरोना महामारी में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। ऐसे में अब कई लोग सेकेंड हैंड कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप आसानी से कार खरीद सकते हैं। आप सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। देश के ज्यादातर बैंक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए भी लोन देते हैं, लेकिन काम की खबर ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25% ब्याज दर पर इसके लिए लोन दे रहा है, जो अन्य बैंकों की तुलना में कम है। और हाँ, सेकेंड हैंड कार खरीदते समय आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जो कार आप खरीद रहे हैं वो कार किसी जानकार से ली गई हो या किसी कंपनी से ली गई हो, क्योंकि किसी अनजान से पुरानी कार खरीदने पर भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल इंडिया ने कोरोना काल में एक नया मुकाम हासिल किया है। ऐसे में सरकार अब धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है, लेकिन बदलाव के इस दौर में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई केंद्र सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। इसी क्रम में अब केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल ज्ञान के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है।
भारत में ज्यादातर हाई क्लास और मिडिल क्लास के लोग ही बड़े स्तर पर डिजिटल पेमेंट करते हैं, जबकि निम्न वर्ग और छोटे व्यापारियों में डिजिटल पेमेंट को लेकर जानकारी की कमी साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करने और पेमेंट लेने की ट्रेनिंग देने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत कर दी है। रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल पेमेंट सिखाने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। न्यूज उदय में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। की बात करते हैं। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल आज भवानीपुर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल भवानीपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देंगी। नामांकन से पहले प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी पर सियासी हमला किया और आरोप लगाया कि ममता सरकार बंगाल में लोगों को जीने का अधिकार छीन रही है और वो उन पीड़ित जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगी जैसे कि वो कोर्ट में लड़ती आई हैं। पोस्ट पोल वायलेंस मामला उन्होंने कोर्ट तक पहुंचाया, पुरजोर तरीके से कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी और यही प्रियंका टिब्रेवाल कह रही हैं कि ममता सरकार लोगों के जीने का अधिकार छीन रही है, वो उन पीड़ित जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगी। यह है पश्चिम बंगाल का नया कुरुक्षेत्र भवानीपुर, जहां बीजेपी और टीएमसी फिर से आमने सामने आ गई है। तलवारें खिंच चुकी हैं, बस अब खेला होना बाकी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई तो तगड़ी है, लेकिन मैदान क्या होगा, हथियार क्या होंगे, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये दो बयान सुनिए। इस बार देख लीजिए, इस बार तो मुद्दा एक ही है, पोस्ट पोल वायलेंस। जो पोस्ट पोल वायलेंस है वही मुद्दे के ऊपर बंगाल में चल रहा है पूरा राजनीति, वातावरण, चर्चा। हम लोग पोस्ट पोल वायलेंस में लाख से ज्यादा बंगाल के लोग को घर छोड़ना पड़ा। बंगाल के लोग को दूसरे प्रदेश में रिफ्यूजी के नाते शेल्टर में रहना पड़ा। देखिए, मैं माँ काली को दोनों हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करने आई हूँ कि माँ, आप पाप नाशिनी हैं, आप जो है इस पाप से, इस अन्याय से जो यहाँ हुआ है उससे लोगों को बचाइए। देखिए, मेरी लड़ाई तो मैंने आपसे कहा उन लोगों के विरोध में है जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय किया, हिंसा की, और वो पार्टी कौन है? वो पार्टी यहाँ की सरकार है। तो मेरी लड़ाई तो सीधा सीधी सरकार के साथ है। ममता को नंदीग्राम में मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी और भवानीपुर में मात देने का मादा रखने वाली प्रियंका टिब्रेवाल, दोनों ने पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर ममता को घेरने का प्लान बनाया है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि भवानीपुर में नंदीग्राम पार्ट 2 होने वाला है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तफसील से बताएंगे। आपको भवानीपुर भी लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ दस्तावेज देखिए। ये 3 पन्ने बंगाल चुनाव में हिंसा की गवाही दे रहे हैं। इन पन्नों में दर्ज है उन लोगों का दर्द जिन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान अपनों को खोया, एक एक पल खौफ में गुजारा है। पीड़ित अयान मंडल ने अपनी एफआईआर में लिखा, मेरे रिश्तेदार संजीत मंडल को एक मुस्लिम बहुल इलाके हृदयपुर में ले जाया गया। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि लोग जानते थे कि वो बीजेपी समर्थक है। मेरे रिश्तेदार संजीत ने मुझे भी बचाने की कोशिश की, हमें भी पीटा गया था। पड़ोसी हमें अस्पताल लेकर गए। मेरे बड़े भाई अभी भी गंभीर हालत में हैं। एक और एफआईआर में पीड़ित तुम्पा मांझी बताती हैं, टीएमसी के 5 गुंडों ने मेरे घर पर लोहे की रॉड, हथियार और बम से हमला कर दिया। ये एक प्री प्लान हमला था। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया, उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। टीएमसी के गुंडों ने ये धमकी दी थी कि वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। वंदना खेत्रपाल, जिन्होंने अपने बेटे को खोया, उन्होंने बताया, मेरे बेटे कुश खेत्रपाल लंबे वक्त से बीजेपी का कार्यकर्ता था। कनन खेत्रपाल, मोतीलाल खेत्रपाल, एसएल कुमार खेत्रपाल, दिलीप खेत्रपाल ने मेरे बेटे से कई बार बीजेपी के काम करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा अगर वो बीजेपी के लिए काम करेगा तो उसकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। उन्होंने मेरे बेटे पर हमला किया, उसकी पिटाई की और टीएमसी ज्वाइन कराने के लिए दबाव डाला। पिटाई के बाद मेरे बेटे की मौत हो गई। एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि टीएमसी नहीं ज्वाइन करने पर उन पर हमला किया गया। टीएमसी ज्वाइन करने के लिए उन पर दबाव डाला गया। ऐसा नहीं करने पर हमला हुआ। हमले में लोगों की जान भी चली गई। जिन लोगों पर यह बीती है
वो तो इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है वोट करते वक्त उन्हें यह ज्ञात रहे कि चुनाव के बाद हिंसा में क्या हुआ था। को मार के घर से निकाल दिया, दे के 2 बोतल पेट्रोल रख दिया मेरा घर में, रख के बोला जो रात 12 का अंदर ना नहीं गया तो तुमको जिंदा जला देगा। कौन तुम्हारा रहने नहीं देगा और तुम अगर रहेगा तो तुम्हारा जिंदा जला देगा, नहीं तो तुम्हारा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दूंगा। तुम मस्जिद में जाएगा तो उसी में तुम्हारा मस्जिद जाने का बंद कर देगा। मेरा भाई को मार डालता है, पुलिस यहाँ पे खड़ा रहता है, भीतर नहीं जाता है, वीडियो है सबका। मेरा भाई जब मर गया तुरंत पुलिस आके उसको लाश उठा के लेके चला गया, साथ में मुझे भी लेके चला गया, लेके मेरा फोन लेके। भवानीपुर की लड़ाई है तो दिलचस्प, लेकिन असली माहौल क्या है, खेला से पहले पिच कैसी है, इसकी रिपोर्ट आपको सीधे भवानीपुर से ही दिखाते हैं। टाइम्स नाउ रिपोर्टर श्रेयसी सिंह ने ग्राउंड जीरो से लोगों का मूड जाना। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमेशा ममता बनर्जी लड़ी है, जीती भी है, लेकिन इस बार उन्होंने डिसाइड किया था कि नंदीग्राम से वो इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन वो हार गई है। क्या भवानीपुर के लोग फिर से एक बार ममता बनर्जी को सीएम के पोस्ट में वापस देने के लिए तैयार है? हाँ, वो तैयार है। वो जो 1984 में जो सोमनाथ चैटर्जी को उन्होंने टक्कर दिया था, वो भी ऐसे अचानक से हो गया था जादवपुर से, लेकिन जो सब कह रहे हैं कि कोई प्रियंका तिब्रीवाल को नहीं पहचानता है। क्या आप प्रियंका तिब्रीवाल को पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस, देखिए बंगाल का राजनीति का एक खासियत है, ये आज का नहीं है, ये बंगाल का ट्रेडिशन है। यहाँ जो लेफ्ट का जो ट्रेडिशन था उसको मैंने रखते रखते, इससे पहले जो वामफ्रंट सरकार थे CPIM, वो भी प्री पोस्ट या पोस्ट पोल जो वायलेंस था वो भी कर रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा किया है। आज आप कह रहे हैं कि मतलब वायलेंस कुछ नया नहीं है, पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में होता है, ये है क्षमता का राजनीति करने के लिए वायलेंस होता ही है। हवा का रुख तो ममता की तरफ है, लेकिन पॉलिटिक्स में एक पल में क्या हो जाए ये तो बड़े बड़े चुनावी पंडित भी आज तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं। और फिर ये लड़ाई तो बंगाल की है। भवानीपुर नंदीग्राम पार्ट 2 बनेगा या फिर यहाँ कोई नई पिक्चर देखने को मिलेगी, इसका जवाब चुनाव के नतीजों के बाद ही सामने आएगा। श्रेयसी सिंह, भवानीपुर, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब वक्त है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का। सोशल मीडिया पर घोड़े का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग मैदान में बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ ही एक घोड़ा भी खड़ा दिखाई दे रहा है। उन लोगों में से एक महिला अपनी प्लेट में से कुछ खाती है, जिसके बाद पास खड़ा घोड़ा भी प्लेट में रखी उस चीज को खाने लगता है और खाने के बाद मुंह ऊपर करता है और दांत दिखाकर हंसने जैसी स्टाइल करने लगता है। घोड़ा जैसे ही उस चीज को खाने के बाद हंसता है, सभी लोग भी ठहाके लगाने लगते हैं। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो को बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। पपीज किसे पसंद नहीं होते। सोशल मीडिया पर पेट लवर के कई वीडियो मिल जाएंगे। अब एक पपीज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कुछ पपीज को पानी में तैरने की ट्रेनिंग दे रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक पपी पानी में उतर रहा है और कुछ दूर तक तैरकर वापस लौट रहा है। वीडियो में एक महिला की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो पपीज के तैरने पर खुशी जाहिर कर रही है। हालांकि वीडियो कहां का है ये तो पता नहीं चल सका है। वीडियो को कई बार देखा और शेयर किया जा चुका है। आमतौर पर छोटे बच्चों को सैलून ले जाकर उनका बाल कटवाना टेढ़ी खीर ही होती है। बच्चों के बाल कटवाने के दौरान पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि या तो बच्चा बाल काटने नहीं देता या फिर रोने लगता है। इन दिनों एक ऐसे ही बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बार बार जैसे ही बच्चे का बाल काटना शुरू करता है, बच्चा रोने लगता है।
वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चा सैलून के अंदर बैठा है और जैसे ही बार्बर बाल काटना शुरू करता है बच्चा रोने लगता है, जिसके बाद सैलून में मौजूद दूसरे बार्बर गाना गाने लगते हैं ताकि बच्चे का ध्यान बटाया जा सके। गाना सुनकर बच्चा भी रोना बंद कर देता है और बार्बर बच्चे के बाल आराम से काट देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसे देखने के बाद लोग भावुक हो जाते हैं। भावुक करने वाला ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला ने बाल्टी से खाना उठाया और अपने हाथों से हाथी को खिला रही है। हाथी भी बड़े मजे से खाना खाने में मशगूल है। महिला हाथी को खाना देती जा रही है, हाथी खाता जा रहा है। महज कुछ सेकंड के इस वीडियो में कई भाव छिपे हुए हैं। जिस ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है उसके कैप्शन में लिखा है, माँ जो अपने हाथों से परोस दे सब स्वीकार है। अब तक वीडियो को 22,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं।